गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आपका ट्राइटम एकेडमी में केमिस्ट्री पोर्शन में केमिस्ट्री क्लास के लिए। कुछ क्लासेस जो लास्ट हमने क्लासेस लिए वो सॉल्यूशन से रिलेटेड हमारा डिस्कशन चल रहा था। उस सॉल्यूशन से रिलेटेड नेक्स्ट हेडिंग में आप लोगों के साथ लेके आया हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जनरली जो हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन फिजिकली स्टेट के अकॉर्डिंग वो डिस्कशन होगा। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वो डिस्कशन हमारा होगा। लिक्विड सॉल्यूशन भी आपको पता है सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स कहते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ये थ्री टाइप के जो सॉल्यूशन थे उसमें हम वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे इन दो कंडीशन का। जब एक सॉलिड और एक पर्टिकुलर लिक्विड, एक सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसके अंदर डिजोल्व होता है, उसका वेपर प्रेशर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इंडिविजुअल वो वेपर प्रेशर डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे मीनिंग लेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को डिस्कस करने से पहले एक सिंपल सा प्रोसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जब एक पर्टिकुलर कंटेनर में एक पर्टिकुलर लिक्विड को लेकर जब उसको हीटिंग करते हैं तो हमें पता है कि वहां एक क्लोज कंटेनर, सपोज आप ये क्लोज कंटेनर ले रहे हो, क्लोज कंटेनर में जैसे हमने उस लिक्विड को रखकर क्या किया, हीटिंग किया, तो हीटिंग से क्या होता है जो लिक्विड पार्टिकल है जो सरफेस पे अवेलेबल है वो लिक्विड पार्टिकल्स क्या होते हैं, वन बाय वन हीटिंग से वो क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग गैस स्टेट में या वेपर फेज में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। लिक्विड का गैस में कन्वर्जन क्या हो गया, यहाँ पे वेपराइजेशन कहलाएगा। वेपराइजेशन के साथ साथ जनरली इसके साथ एक वर्ड और यूज करते हैं, इवेपोरेशन भी बोलेंगे अपन इसको। अब ये प्रोसीजर किया जा रहा है कहां पे, क्लोज कंटेनर में, तो हमें पता है कि वेपराइजेशन का एक ऑपोजिंग प्रोसेस भी वहां पे स्टार्ट हो जाता है। यानी जो गैस पार्टिकल्स या जो वेपर पार्टिकल्स हैं वो कूलिंग, ऑन कूलिंग ठंडे होकर क्या करते हैं, अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वेपराइजेशन का एक ऑपोजिंग प्रोसेस और हो रहा है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे कंडेंसेशन। तो दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं, जो एक ऑपोजिंग प्रोसेस, दोनों के दोनों क्या होते हैं यहाँ पे इक्वल, दोनों के दोनों साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों प्रोसीजर जब साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ चलने पे हमें पता है कि ये कैसा प्रोसीजर हो गया, ये फिजिकल प्रोसीजर के अंदर ये कंडीशन होगी कौन सी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, सॉरी रिवर्सिबल की प्रोसीजर आ रहा है। इसमें वेपराइजेशन के ऑपोजिंग प्रोसेस हो रहा, कंडेंसेशन तो एक रिवर्सिबल प्रोसीजर हो रहा है। जब भी एक रिवर्सिबल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग दो ऑपोजिंग प्रोसेस साथ साथ चलते हैं तो एक कंडीशन ये आती है कि जब दोनों की रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती हैं। दोनों सेम रेट से, दोनों सेम स्पीड से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। हमें पता है कि इनिशियली यहाँ पे वेपराइजेशन की स्पीड ज्यादा होती है, कंडेंसेशन की कम होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब कंडेंसेशन और वेपराइजेशन क्या होते हैं इक्वल रेट से होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस इक्विलिब्रियम फेज के ऊपर क्या करते हैं, ये जो गैस पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो गैस पार्टिकल्स हैं इस क्लोज कंटेनर के अंदर हैं, इन गैस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है कंफर्म है उस लिक्विड से क्या होगी, ज्यादा होगी। उस काइनेटिक एनर्जी से वो गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली इधर उधर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। उस मूवमेंट से वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली या तो उस कंटेनर की वॉल्स पे इंपैक्ट करते हैं, टकराते हैं, या फिर साथ में वो क्या करते हैं उस लिक्विड की सरफेस पे भी क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, टकराते हैं। इस इंपैक्ट से इन गैस पार्टिकल्स के उस सॉल्यूशन लिक्विड की सरफेस पे इंपैक्ट या टकराने से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इन शॉर्ट 2.5 लाइन में, 2.5 लाइन में आप इसको सिंपली बता सकते हैं, एट द इक्विलिब्रियम फेज ऑफ vaporization and condensation, the pressure exerted by the vapor particles on the surface of liquid is known as वेपर प्रेशर। क्लियर है, सिंपल सी ये जो मैंने प्रोसीजर बताया, एक क्लोज कंटेनर में लिक्विड को बॉईल करना है, हीटिंग करना है, तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, वो प्रोसीजर वेपराइजेशन होगा। सेम टाइम पे उसी का एक ऑपोजिंग प्रोसेस और स्टार्ट हो जाता है, कूलिंग से वो कंडेंसेशन होगा।
दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, और एक स्टेट ऐसे आती है जब वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल रेट से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। उस इक्वल रेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उस इक्विलिब्रियम फेज पे क्या होता है, ये जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल्स पे या लिक्विड की सरफेस पे क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, टकराते हैं, जिससे क्या क्रिएट होता है, एक्सर्ट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है सरफेस के ऊपर। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? अब ये वेपर प्रेशर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दो कंडीशंस के लिए। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड मींस दोनों के दोनों जो सोल्यूट या सॉल्वेंट अब ले रहे हैं यहाँ पे, वो सोल्यूट या सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या लिए जाए यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ L प्लस L सॉल्यूशन। ये हेडिंग रहेगी अपनी। L प्लस L का मीनिंग जो सोल्यूट है वो भी बाय नेचर क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट है वो भी बाय नेचर क्या है, लिक्विड है। मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। सपोज दोनों लिक्विड दो सेपरेट कंटेनर में रखे हुए हैं, ये कंटेनर 1 हो गया, या कंटेनर इसमें कोई लिक्विड लिखा हुआ, लिक्विड A है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड होगा पर्टिकुलर। उस लिक्विड को जब हम सेपरेटली क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो इसका इंडिविजुअल क्या होता है, एक वेपर प्रेशर बनेगा कंडेंसेशन और वेपराइजेशन से। उसको हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे P1 से। फर्स्ट लिक्विड का प्रेशर हो गया P1। ऐसे ही एक अनदर सेकेंड कंटेनर के अंदर हमें एक दूसरे सॉल्यूशन को लेना है, वो हमने ले लिया यहाँ पे, लिक्विड B को लिया यहाँ पे। इस लिक्विड B में भी एक प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ये भी क्या होगा, वेपराइज होगा, देन कंडेंसेशन होगा, तो इसमें भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। उसके प्रेशर को हम क्या करते हैं, P2 से डिनोट कर देते हैं। ये सेपरेटली सोल्यूट और सॉल्वेंट को या दो लिक्विड को हमने सेपरेटली क्या किया, बॉईल किया, और उनका वेपर प्रेशर हमने लिखा। बट हमने यहाँ पे कंडीशन क्या डाली है, सॉल्यूशन डाली है। सॉल्यूशन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो जब दो ये कंपोनेंट हम आपस में मिक्स करेंगे तो इनको दोनों के एडिंग से क्या बनेगा, एक बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, वो बाइनरी सॉल्यूशन बना। इस बाइनरी सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सर है, तो कंफर्म है A और B एक दूसरे में प्रॉपर्ली क्या है, मिक्स है, थ्रू आउट इनका कंपोजिशन क्या है, सेम है। इस पर्टिकुलर लिक्विड को जब हम हीटिंग करेंगे, इसको जब हीटिंग टेम्परेचर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो क्या कंडीशन देख रहे हो, क्या यहाँ पे केवल A के पार्टिकल वेपराइज होंगे, या B के पार्टिकल वेपराइज होंगे, या दोनों के पार्टिकल वेपराइज होंगे? कंफर्म है दोनों के दोनों लिक्विड क्या है, बाय नेचर वोलेटाइल है, वेपराइज हो सकते हैं। वो वोलेटाइल का मतलब वेपराइज जो हो सकते हैं, वोलेटाइल लिक्विड है। तो जैसे अपन इसको हीटिंग करेंगे तो कंफर्म है A के पार्टिकल भी वेपराइज होंगे और B के पार्टिकल भी क्या होंगे, वेपराइज होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि A के पार्टिकल वेपराइज नहीं हो रहे हो या B के नहीं हो। हाँ, ये कंडीशन अलग है कि दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। तो एक पहले वेपराइज हो रहा है और एक थोड़ी देर बाद वेपराइज हो रहा है, वो कंडीशन है। लेकिन वेपर क्या होगी, दोनों की बनेगी, दोनों वेपराइज होंगे। तो यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स क्या होंगी, A और B दोनों की होंगी। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर इसका बनेगा, उस वेपर प्रेशर में आपकी कंडीशन क्या होगी, क्या इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो मैं P से डिनोट कर रहा हूं, क्या उसमें P1 आएगा या P2 आएगा, या दोनों आएगा? तो आप कंफर्म है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग इस बाइनरी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, वो दोनों कंटेनिंग लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सिंपली P इज इक्वल टू क्या बनेगा, P1 प्लस P2 बन जाता है। कोई डाउट? थैंक यू। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास बना है, जिसमें हमें क्लियर हो गया कि जब एक लिक्विड, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन दो वोलेटाइल लिक्विड से बना हुआ है, उसका वेपर प्रेशर ना दोनों कंटेनिंग कंपोनेंट्स पे या दोनों लिक्विड पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अपन एक नेक्स्ट हेडिंग लेके चल रहे हैं इसी कंडीशन पे। ये जो हमने P1 और P2 बनाया है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आती है, वो है एक, जैसे कल हमने पढ़ा था हेनरी स्टेटमेंट, वैसे हमारे पास इस कंडीशन के लिए आता है राउल्ट्स लॉ आता है। यहाँ पे राउल्ट्स का स्टेटमेंट आता है। राउल्ट्स ने वेपर प्रेशर के लिए जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पे जो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 हम लेके चले थे, A और B जो लिक्विड लेके चले थे, इसके लिए राउल्ट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड, vapor pressure of liquid is directly proportional to its mole fraction। वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो इसको मैथमेटिकली अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, P प्रोपोर्शनल टू x। P क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया, x उसके मोल फ्रैक्शन हो गए। देन P इज इक्वल टू क्या बनेगा, P नॉट x बनेगा। ये क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ का क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, P इज इक्वल टू P नॉट x। यहाँ पे P और P नॉट में क्या वेरिएशन है, P नॉट कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट। कोई भी जो लिक्विड होता है उसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको P नोट से डिनोट करते हैं। तो P और P नोट दोनों ही क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। ये जनरल केसेस में उसका वेपर प्रेशर होता है, ये प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर होता है। ये राउल्ट्स का स्टेटमेंट है। इस राउल्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे हमारे पास P1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, P नोट 1x। क्लियर है, ये सुनो, यानी लिक्विड 1 लिया था, उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। और लिक्विड 2 जो हमने लिया था, बी लिक्विड जो लिया था, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो राउल्ट्स लॉ से हमारे पास P1 और P2 की वैल्यूज आ जाती हैं। इन तीनों इक्वेशन को जब अपन मर्ज करते हैं, तो तीनों इक्वेशन को जब आप मर्ज करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी इसमें, राउल्ट्स लॉ से हमने इस चीज को, ये तो होगा डाल्टन पार्शियल कांसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये हमने इसमें राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब अपन इन इक्वेशंस को मर्ज करते हैं, तीनों इक्वेशंस को जब अपन मर्ज करें बेटा, तो तीनों इक्वेशन को मर्ज करने पे हमारे पास एक क्या कंसेप्ट आती है, वो कंसेप्ट हमें देखना है। यहाँ पे तीनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो अपने पास आ रहा है P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे पता है कि x1 और x2 क्या है, उस बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है उनके मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन जो हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स में आपसे डिस्कस किया था कि बाइनरी सॉल्यूशन के जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं दो कंपोनेंट्स के, उनका सम 1 होता है। तो यहाँ क्लियर है कि x1 और x2 का जो सम है 1 है यहाँ पे। अब आपके पास एक कंसेप्ट है कि या तो अपन x1 को रिप्लेस करें या x2 को रिप्लेस करें। हम ये चाहें कि ये पर्टिकुलर जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आपको शो करना है। तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन में शो करना है आपको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसी को रिप्लेस करना। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x2। क्लियर है। देन P2 नॉट x2 हो गया। देन P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। P इज इक्वल टू यहां पे P1 क्या ले लिया हमने, इन दोनों में क्या हो रहा है, x2 अपने पास कॉमन आ रहा है। देन P1 नॉट माइनस x2 कॉमन लिया आपने। देन P1 नॉट माइनस P2 नॉट, और P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट प्लस P1 नॉट हो गया, ये सॉरी माइनस हो गया। ये कंडीशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन सेम ही, केवल मैंने यहाँ पे माइनस को क्या किया, कॉमन लिया यहाँ पे। इस इक्वेशन में आप देख लो कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके रेस्पेक्ट में शो किया हमने, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने शो किया किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट 2 के रेस्पेक्ट में शो किया है। यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग या इसके नीचे वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग आप ये कह पा रहे हो कि वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन आर डिपेंड ओनली द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। बट क्या वो केवल एक पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। इसमें आप देख लो जो प्योर स्टेट वाले वेपर प्रेशर वो दोनों क्या रहे हैं, P1 यानी P2 दोनों क्या रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वो रिलेशन वो उसका एक के साथ हो रहा है, समझ रहे मेरी बात, रिलेशन उसका एक के साथ शो किया जा सकता है, बट वो डिपेंड किस पे करेगा, दोनों लिक्विड पे ही डिपेंड करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो एक ही लिक्विड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको केवल P1 या P2 के रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसको अपन x1 और x2 में से किसी के रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। इसको अपोजिट करते हैं अपन, अपोजिट ये करते हैं, P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, और यहां कर देते अपन 1 माइनस x1। तो कंडीशन आ जाती है P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1 हो गया। देन P1 इज इक्वल टू P2 नॉट हो गया, ये पहले ले लिया मैंने, इन दोनों में कॉमन डाल दिया मैंने x1। देन P1 नॉट माइनस P2 नॉट। तो ये कंडीशन भी किस में जा रही है, सेम यही कंडीशन आ रही है कि जो प्रेशर है सॉल्यूशन का, जो प्रेशर है P, वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट, पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आ रहा है। बट ये डिपेंड किस पे करेगा बेटा, दोनों पे ही करेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ L प्लस L सॉल्यूशन है वो क्या करता है, दोनों कंटेंट या दोनों कंपोनेंट्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये है L प्लस L के वेपर प्रेशर। देन यहीं पे अपन नेक्स्ट हेडिंग लेके चल रहे हैं, इसका बी पार्ट लेके चल रहे हैं, वेपर प्रेशर का ही बी पार्ट लेके चल रहे हैं।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडिंग आप मान के चलिए, राउल्ट का डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है और राउल्ट स्टेटमेंट का हेनरी स्टेटमेंट से कंपैरिजन भी आता है, वो अपन नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे। अभी अपने को केवल राउल्ट लॉ देखना है। अब अपने को देखना है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ S+L सॉल्यूशन। सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर डिस्कस करना है। सपोज एक प्योर सॉल्वेंट जब हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, वो किससे डिनोट किया जा रहा है? P0 से डिनोट किया जा रहा है। ये प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या करना है? ऐड करना है, एक सॉलिड को ऐड करना है। और सॉलिड जनरली क्या होते हैं? बाय नेचर क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड हमने इसमें एज ए सोल्यूट ऐड किया है। एज ए सोल्यूट जैसे अपन इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर क्या बना? एक बाइनरी सॉल्यूशन बना। इस बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कंपोनेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो मैंने डॉट बनाया ये सॉलिड को शो कर रहा है, जो डेस बना रहा हूं वो लिक्विड को शो कर रहा है। सेम टेम्परेचर पे अपन उसको वही हीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें वेपर बनेगी। बट सपोज जैसे मैं एक नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, जैसे यहाँ पे लिक्विड के ये 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल सरफेस पे अवेलेबल है, तो ये 6 के 6 पार्टिकल क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो अपन बाय नंबर ये देख सकते हैं कि जितने पार्टिकल सरफेस थे वो सब के सब क्या हो गए? वेपराइज हो गए। बट इस केस में हमने क्या देखा? एक होमोजीनियस मिक्सचर बना है। होमोजीनियस मिक्सचर में सम सरफेस, सम स्पेस या सम सरफेस ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाई बाय द सॉलिड पार्टिकल्स। यहां आप देख रहे हो कि जो सरफेस है वो सॉलिड पार्टिकल से ऑक्यूपाई कर ली गई है। इस ऑक्यूपेशन से क्या होगा? जो बनने वाली वेपर है, वेपर तो किसकी बनेगी? केवल लिक्विड की बनेगी। मतलब जो डेस की फॉर्म में मैंने लिक्विड बनाई वो तो वेपराइज होगा। तो बनने वाला वेपर क्या होगा? यहाँ पे आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ पे 6 पार्टिकल सरफेस थे, 6 के 6 वेपराइज हुए। यहाँ पे 4 ही पार्टिकल सरफेस होंगे, क्योंकि उन पार्टिकल की जगह क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स भी होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको P से डिनोट करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे क्या ये दोनों वेपर प्रेशर सेम होंगे? कंफर्म है? बाय नंबर आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे 6 पार्टिकल सरफेस पे थे, सबके सब वेपराइज हुए। बट यहाँ पे केवल 4 ही पार्टिकल सरफेस में वेपराइज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे वेपराइजेशन इसका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहाँ पे P जो है वो P0 से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्लियर है? क्यों डिक्रीज हुआ? क्लियर है? बिकॉज सम सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सम सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। Therefore, vapor pressure of binary solution that is made by S and L is decreased from the pure is less than the pure solvent. वो pure solvent से क्या कम होता है? That is known as lowering in vapor pressure या depression in vapor pressure। वो lowering in vapor pressure है, depression in vapor pressure है, that is denoted by delta P and delta P calculate by P0 minus P। ये lowering या depression in vapor pressure कहलाता है। इस lowering या depression in vapor pressure के लिए फिर हमारे पास एक राउल्ट का स्टेटमेंट आता है। अभी जो राउल्ट का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वो राउल्ट का स्टेटमेंट था L+L कंसेप्ट के लिए। अभी जो अपन राउल्ट स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करें S+S के लिए उसने क्या दिया। तो S+L के लिए उसने जो अप्लाई की उसने बोला यहाँ पे द रिलेटिव डिप्रेशन। ये फिर राउल्ट स्टेटमेंट है, राउल्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है। द रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब यहां पे डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर चुके, दैट इज डेल्टा पी। रिलेटिव मींस क्या हो गया? किसके रेस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया जा रहा है? किसके रेस्पेक्ट में ये डिक्रीज हुआ है, डिप्रेस्ड हुआ है? वो हुआ है प्योर सॉल्वेंट के। तो डेल्टा पी डिवाइडेड डेल्टा पी अपॉन P0 इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को अपन जनरली अक्स 1 से शो कर रहे हैं। अक्स 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, देन डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू भी अपन रख चाहें तो लिख सकते हैं P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या होगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2। N1 क्या हो गया बेटा यहाँ पे? N1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ हेडिंग 2 में कर चुका कंसंट्रेशन यूनिट में। P0 माइनस P, ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो उसका सिंपल राउल्ट का जो स्टेटमेंट, सेकेंडरी जो स्टेटमेंट था वो आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम वापस ले जा सकते हैं कहां पे? जो राउल्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट था उस पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? इस इक्वेशन को जब अपन 1 से माइनस करें तो क्या होगा इसमें? 1 माइनस पी नॉट पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो कंडीशन क्या है कि यहां पे पी नोट एलसीएम आ रहा है, देन पी नोट माइनस पी नोट प्लस पी हो गया इज इक्वल टू n1 प्लस n2 एंड n1 प्लस n2 प्लस सॉरी माइनस n1 एन कैंसिल, p2 से ये p नोट से p नोट कैंसिल। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया यहां पे बेटा? p अपॉन p नोट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, देन p अपॉन p नोट इज इक्वल टू ये क्या हो गया? अपन चले थे कहां से? x1 से, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और अपन 1 से इसको चेंज करके कहां ले आए? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पे आ गए, तो ये हो गया x2। x2 क्या है यहाँ पे बेटा? जैसे x1 जब अपन सोल्यूट लेके चले तो x2 क्या होगा? सॉल्वेंट। देन p इज इक्वल टू p नॉट x2। क्या आ गया? ये भी जो स्टेटमेंट हम लेके चले थे क्या था वो? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो ये x2 क्या लिक्विड तो आ रहा है क्योंकि x1 क्या था? सॉलिड था। तो वापस हम जो रॉबर्ट्स का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है उस पे आ गए। यहाँ पे p प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x2। इन दोनों से इनिशियली जो स्टार्टिंग है उससे क्या आइडिया लग रहा है? उससे ये कंफर्म हो रहा है कि डिप्रेशन कितना होता है, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होता है जितना सोल्यूट डिजोल्व होता है। वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होता है जितना सोल्यूट डिजोल्व होता है, और वेपर प्रेशर होता कितना है? वो वेपर प्रेशर होता कितना जितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर है?